दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर सीरियस इन्वेस्टर्स का फोकस होता है। तो आमतौर पर हम देखते हैं जब किसी स्टॉक में एफआईज और डीआईज की जो होल्डिंग होती है वो 5-10% की होती है तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की खास बात ये है, ये वीडियो स्पेशल इसलिए है बिकॉज हम ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें एफआईज और डीआईज की जो कंबाइंड होल्डिंग है ये 30% या उससे ज़्यादा की है। और ख़ास करके हम देखते हैं एफआईज और डीआईज जो होते हैं ये लार्ज कैप कंपनियों में बड़ा पोजीशन बनाते हैं। तो लार्ज कैप की कई सारी कंपनियों में हम देखेंगे जहां पर एफआईज और डीआईज की जो संख्या है वो 30% या उससे ज़्यादा की है। लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है कि हम 10 ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 या उससे कम का है और इनमें जो एफआईज और डीआईज है ये 30% या उससे ज़्यादा का पोजीशन बनाकर बैठे हैं। और ख़ास बात एक और इस 10 कंपनियों की है कि ये 10 की 10 जो कंपनियां हैं ये अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। तो वीडियो शुरू करेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरे तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे तो इसका नाम ओल्टेम ट्रांसफार्मर्स है। तो ये कंपनी एक बड़ौदा बेस्ड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी ऑयल फील्ड पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाती है। तो इसी सेक्टर में ये कंपनी फैली हुई है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो प्रमोटर के पास 30% का पोजीशन है। वहीं पर एफआईज और डीआईज जो है ये लगभग 52% का कंबाइंड होल्डिंग बनाकर बैठे हैं। और पब्लिक के पास हम देखेंगे तो 16% का शेयर है। यानी कि जो एफआईज है जो डीआईज है इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो इस कंपनी का जो साइज़ है ये बहुत ही छोटा है। तो यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। और जब मार्केट कैप 8-9 हज़ार इसके आसपास देखने को मिले तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है ये भी काफ़ी ह्यूज होता है। और टॉप से देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है। वहीं पर आरओसी आरओई देखेंगे तो 20 से ज़्यादा का है। और जब किसी भी कंपनी में आरओसी आरओई 20 से ज़्यादा का होता है तो ये भी एक अच्छा सिग्नल ज़रूर माना जाता है। वहीं पर पी देखेंगे तो 23 के आसपास का कंपनी का पी है। वहीं पर हमें इस कंपनी का जो पी 23 का है, हम इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो जो ये इंडस्ट्री का पी है ये 40 का है। यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से भी निचले स्तर पर कारोबार करती हुई दिख रही है। वहीं पर प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। रिजर्व देखेंगे तो 1635 करोड़ का रिजर्व है, 1 करोड़ का कर्जा है। यानी कि दोस्तों जो बैलेंस शीट है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन हमें देखने को मिलता है। वहीं पर हम नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो ईयर बाय ईयर इसका जो ग्रोथ है ये काफ़ी शानदार हो रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। और जो एफआईज और डीआईज है वो अपना पोजीशन इस कंपनी में बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी आज के दौर में 41% के करेक्शन में नज़र आ रही है। वहीं पर ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 1700% के आसपास का ऑल टाइम रिटर्न भी इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। दूसरी कंपनी को हम देखेंगे अवलॉन टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी क्या करती है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसी में ये कंपनी से अपना सर्विस देती है। यानी कि ये कंपनी एक एमएस प्लेयर है और जो पीसीबी होते हैं उसको डिज़ाइन करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये भी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और प्रमोटर के पास देखेंगे तो 40% का शेयर दिखेगा। वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे तो 22% 23% के आसपास का शेयर दिखेगा। वहीं पर एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो इनके पास 30-32% का पोजीशन एफआईज और डीआईज के पास है। तो अगर छोटी कंपनी में एफआईज और डीआईज का बड़ा पोजीशन हो तो हमें उस कंपनी में रिसर्च अवश्य करना चाहिए। मार्केट कैप इतना छोटा है कि इसके हिसाब से जो ये कंपनी है आज के दौर में छोटी है लेकिन कल के दिन बड़ा बनने का पूरा पोटेंशियल इस कंपनी में नज़र आता है। लेकिन छोटी कंपनियों में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आज आप समझिए। वहीं पर टॉप से देखेंगे तो अच्छे खासे कंपनी करेक्शन में भी हमें नज़र आएगी।
पी देखेंगे तो 73.5 का पी है। वहीं पर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 26.50 है। तो खास बात ये है कि जो ये इंडस्ट्री पी दिख रहा है ये एक अलग ही इंडस्ट्री में लिस्ट हुआ, मतलब इन्होंने अपना लिस्ट करा है। अदरवाइज जो ईएमएस प्लेयर है उसको देखेंगे तो 26 का पी नहीं है, 50 के ऊपर ही ये जो सेक्टर है उसका पी आपको देखने को मिलेगा। प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, लेकिन पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी काफ़ी मतलब महंगे वैल्यूएशन पर दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा रिच है। यानी कि यहाँ पर जो रिस्क है ये काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है। रिजर्व देखेंगे तो 637 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा उसके मुकाबले में कम है, ये कंपनी के लिए एक मजबूत पक्ष बन जाता है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 13% 14% की करेक्शन में है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो प्रेशर है उस प्रेशर का इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा अभी तक प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। अगली कंपनी को हम देखेंगे वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये एक वैल्यू रिटेल चेन कंपनी है। कंपनी इंडिया के कई सिटीज़ में फिजिकल स्टोर्स के थ्रू आउट रिटेलिंग करती है। तो इसका जो मेन फोकस है वो यही है कि अफोर्डेबल अपरेल पर ध्यान दिया जाए, यानी कि जो छोटी छोटी सिटीज़ है वहाँ पर ये अपना स्टोर ओपन करते हैं तो कम पैसे में जो अपना सामान रहता है, जो मोस्टली जो क्लॉथेज होते हैं उनको ये कंपनी बेचती है। तो इनका भी बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जो ये सेक्टर है ये सेक्टर काफ़ी डिमांडेबल सेक्टर है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और कंपनी छोटी है लेकिन इसमें हम एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो एफआईज और डीआईज को मिलाकर 50% के आसपास का पोजीशन बनता है। यानी कि जो एफआईज और डीआईज हैं उनका कॉन्फिडेंस इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त है। वहीं पर प्रमोटर और पब्लिक को देखेंगे तो प्रमोटर के पास तो 44% का शेयर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन पब्लिक की जो हिस्सेदारी है ये बहुत ही कम है। तो अगर जिस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती है तो वहाँ पर हमें रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, वहाँ पर हमें स्टडी ज़रूर करना चाहिए। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी काफ़ी छोटी हमें देखने को मिलती है। वहीं पर पी देखेंगे तो कंपनी का जो पी है ये 42 का है और जो ये इंडस्ट्री है इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 39 का है। यानी कि कुल मिलाकर जो ये कंपनी है अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही काम करती हुई दिख रही है। प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। वहीं पर पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे, मतलब ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, हालांकि बीच में देखेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट था उसमें काफ़ी दबाव भी हमें देखने को मिला था। रिजर्व देखेंगे तो 766 करोड़ का रिजर्व है, 801 करोड़ का रिजर्व है, 801 करोड़ का कर्जा है। तो हमें ये बताता है कि रिजर्व से ज़्यादा इस कंपनी में कर्जा है। जब किसी भी कंपनी में रिजर्व से ज़्यादा कर्जा हो तो हमें वहाँ पर चौकन्ना ज़रूर रहना चाहिए। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी 41-42% के करेक्शन में खड़ी है और ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 1100-1200% रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने दिया है। तो कंपनी छोटी है, कंपनी मजबूत सेक्टर में काम करती है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। कंपनी का जो सेक्टर है ये काफ़ी पावरफुल है। वहीं पर चौथी कंपनी को हम देखेंगे एसजीएस इंटरप्राइजेज। तो ये एक डेकोरेटिव जो एस्थेटिक सॉल्यूशंस होती है उसमें ये कंपनी अपना योगदान देती है। कंपनी डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी तक का जो एंड टू एंड सॉल्यूशन होता है उसको देती है। तो कुल मिलाकर इनका जो प्रोडक्ट होते हैं ये ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर अप्लायंसेस में यूज़ होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि कंपनी इसी सेक्टर में काम करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 21% का पोजीशन है, पब्लिक के पास 32% का पोजीशन है। वहीं पर जो एफआईज और डीआईज है इनकी तरफ से काफ़ी मजबूत होल्डिंग बनाया गया है। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो साइज़ में ये कंपनी अभी बहुत ही छोटी, क्योंकि मार्केट कैप 5-7 हज़ार करोड़ का है। तो ये जो कंपनी है फ्यूचर में काफ़ी ऊपर जाने का दमखम रखती है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से बहुत ज़्यादा करेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि जो मार्केट में गिरावट हुआ है उसका असर इस कंपनी में अभी तक देखने को नहीं मिला है। और नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पी देखेंगे 37 का पी है। आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अगर 37 का पी है तो हम इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी 28 का है। यानी कि ये कंपनी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा पर काम कर रही है। तो हमें यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इस कंपनी को हम देखेंगे
इसका रिजर्व कितना है, तो 722 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 34 करोड़ का है। तो हमें ये क्लियरली बताता है कि जो बैलेंस शीट है ये काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कंपनियों पर वीडियो बनाया जाए जिनका मार्केट का साइज 5,000 या उससे कम का है और उनमें एफआईज और डीआईज की होल्डिंग 30% या उससे ज़्यादा की है, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर 1 लिख कर बताएं। अगर आप लिखेंगे तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और इस कंपनी को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिलती है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से कुछ करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कंपनी लगातार हायर हाई मारती हुई ऊपर की तरफ बढ़ी है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो गिरावट का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस कंपनी पर पड़ा नहीं है। इसका जो शेयर होल्डिंग, जो इसका शेयर है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया है। और कोई कंपनी जब ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ये जो चार्ट है, चार्ट देखकर हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें बिजनेस देखकर डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज जो ये चार्ट होते हैं, ये इसमें गिरावट भी हो सकती है। जिस दिन बिजनेस में प्रॉब्लम होगा उस दिन इसके चार्ट में भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगली कंपनी को देखेंगे, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर में काम करती है और जो ये सेक्टर है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कुछ कहता है। बिकॉज कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम और बेनिफिट मैनेजमेंट का काम करती है। तो ये सर्विसेज मेनली इंश्योरेंस कंपनीज, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट्स हेल्थ स्कीम्स को देती है। तो ये जो सेक्टर है पूरी तरीके से आज के दौर में इंडिया में ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 15-20 सालों में जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। और इस सेक्टर का अगर कोई प्रॉक्सी है तो वो ये कंपनी है, मेडी असिस्ट। और अपने आप में ये कंपनी इस तरीके से काम कर रही है तो हमें इस पर नज़र रखना चाहिए। और प्रमोटर के पास काफ़ी छोटी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी छोटी हिस्सेदारी है। वहीं पर हम एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो हमको ये क्लियर पता चलता है, क्लियर समझ में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एफआईज और डीआईज को इस कंपनी में नज़र आती है और हम लोग को एक रिटेल को नज़र नहीं आता है। वहीं पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डर्स है, ये काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज के दौर में देखेंगे तो ये घटता हुआ दिख रहा है। 98,805 जो शेयर होल्डर्स थे आज के दौर में घटकर 93,181 हो चुके हैं। तो ये घट कौन रहा है? अगर हम ध्यान देंगे तो जो 23% के एफआईज थे वो बढ़कर 25% के हो गए, 48% के जो डीआईज थे ये बढ़कर 50% के आसपास हो गए। तो इसमें घटने वाले सिर्फ एक ही है, पब्लिक को देखेंगे 23% से घटकर सीधा 20% पर पहुंच चुके हैं। यानी कि जो वीक हैंड है ये निकल रहा है। तो वीक हैंड निकलने का रीज़न भी काफ़ी क्लियर है, बिकॉज जब कोई कंपनी भागती नहीं है, ऊपर नहीं जाती है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ पर मतलब वो स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाते हैं। बिकॉज किसी भी कंपनी में पोजीशन बना लेना बड़ी बात नहीं होती है। कंपनी पर अगर आप स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, उसके बाद अपने पोजीशन में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, तो आपको गिरावट कभी नहीं डराएगी। अगर कंपनी एक भी फेस में, मतलब एक ही जगह पर काम करती हुई दिखेगी, तब भी आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चार्ट को देखकर डिसीजन लेते हो, किसी के कहने पर आप डिसीजन लेते हो, किसी यूट्यूबर या मेरी वीडियो को देखकर आप डिसीजन लेते हो, कल के दिन उसमें जब करेक्शन होगा, जब गिरावट होगी, जब वो नहीं भागेगा, तो आप गाली भी दोगे और आप निकल भी जाओगे बेच के। तो आप ध्यान दीजिए, किसी को देखकर डिसीजन ना लीजिए। हाँ, आप देखिए, आप खुद से रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। वहीं पर इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो कोई है नहीं, यानी कि ये कंपनी अपने आप में ही एक राजा है। बिकॉज ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में इसकी मोनोपोली चलती है। तो ये चीज़ है, और जो यही चीज़ है जिस पर जो एफआईज और डीआईज है उनका फोकस है कि कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। उसको देखते हुए कंपनी अभी तो नहीं भाग रही है, लेकिन कंपनी का जो पोटेंशियल है कि फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने की पूरी क्षमता ये कंपनी रखती है। वहीं पर हम देखेंगे प्लेज परसेंटेज तो कोई नहीं दिखेगा, यानी कि कोई शेयर प्लेज नहीं है, लेकिन पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी हमें महंगे वैल्यूएशन पर दिखती है, यानी कि काफ़ी महंगी है। नेट प्रॉफिट के हिसाब देखेंगे
तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन जिस रफ्तार का ग्रोथ एक रिटेल चाहता है तो शायद इस कंपनी में उसको देखने को नहीं मिल रही है। वही वजह है कि यहाँ इस कंपनी से जो रिटेल्स है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन जिसका अगर नज़रिया लंबा है उसको ऐसी कंपनियों में स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं तो उनको ऐसी कंपनियों से दूर रहने में ही उनकी भलाई होती है। रिजर्व देखेंगे तो 544 करोड़ का रिजर्व है, 305 करोड़ का कर्जा है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। वहीं पर ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है कोई रिटर्न बनाकर नहीं दी। और टॉप से देखेंगे करेक्शन, यानी कि जो ऊपर फंसे हैं, जो यहाँ पर अपना पोजीशन बनाए रहेंगे, उनको आज के दौर में अच्छे खासे उनको अच्छा खासा करेक्शन का पेन भी झेलना पड़ रहा है। तो कंपनी इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का व्यू जिसका है उसको ही इस कंपनी में रिसर्च करनी चाहिए। गो फैशन को देखेंगे तो ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी एक लीडिंग वुमेन बॉटम वेयर कंपनी है। तो ये चीज़ आप समझिए, जो वुमेन के बॉटम वेयर होते हैं उनमें ये कंपनी काम करती है। और इसमें भी हम देखेंगे एफआईज और डीआईज की बड़े पोजीशन है, छोटी कंपनी है, पी भी काफ़ी रिजनेबल नज़र आएगा, 23 के पी पर है। इंडस्ट्री पीस देखेंगे तो काफ़ी निचले स्तर पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 24% का शेयर प्लेज भी है। ये हमें बताता है कि कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा प्लेज है, तो ये एक रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बनता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड देखने को मिल रही है, तो ये भी आप जानिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी मजबूत है। तो कई सारे पॉइंट इस कंपनी में है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। हाँ, इस कंपनी में एफआईज और डीआईज जिस तरीके से पोजीशन बना रहे हैं तो हमें इस पर भी नज़र रखनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। टॉप से भयंकर करेक्शन में ये कंपनी खड़ी है, यानी कि 73% टॉप से टूटी है। इकरा को देखेंगे, इकरा लिमिटेड, तो ये एक इंडिया की लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कंपनी बैंक्स, कॉरपोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेटिंग और रिसर्च सर्विस देती है। तो आप देखेंगे जैसा कोई शेयर का प्राइस रहता है वो भागते हुए नज़र आता है, तो अगर कोई रेटिंग कंपनी आती है उसको रेटिंग घटा देती है तो वहाँ पर देखते हो आप काफ़ी बड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है। और कभी कभी हम देखते हैं तो इनका जो कारोबार क्या रहता है, जो रेटिंग वाली कंपनियां हैं ये अपना अगर रेटिंग स्ट्रांग देती है, जैसे A+ या और भी जो रेटिंग देती है, अगर स्ट्रांग देती है तो कंपनियों को फ्यूचर में लोन लेने में इजी होता है, नहीं कि बैंक की तरफ से लोन उनका जो लोन रहता है वो इजीली पास हो जाता है। अगर रेटिंग खराब दिए देती है तो लोन नहीं पास होता है कंपनियों का, तो कंपनियों में का जो शेयर प्राइस होता है उसमें भयंकर करेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इनका काम ही वही होता है, रेटिंग देना। और रेटिंग देना ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी को इन्होंने रेटिंग दे दिया और यूं ही दे दिया, नहीं, उसके पीछे इनका पूरा साइंस होता है, पूरा इनका मैनेजमेंट होता है, पूरा इनका रिसर्च टीम रहती है। तो ये बहुत गहन काम है, बहुत ही क्रिटिकल काम है और बहुत ही डेटा सेंट्रिक काम है। उसके बाद ही ये कंपनी किसी भी कंपनी में अपना रेटिंग देती है, और ये जो रेटिंग है इसको कंपनियां मानती भी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 51% का जो हिस्सा है वो प्रमोटर के पास है, अदर के पास 0.29% का शेयर है, पब्लिक के पास 15% का पोजीशन है। वहीं पर एफआईज और डीआईज की बात करें तो 30% से ज़्यादा का पोजीशन है। और ये कंपनी आज के दौर में देखेंगे तो अंडर 6000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि आज के दौर में ये कंपनी हमें छोटी नज़र आती है। और इस कंपनी का पी देखेंगे 30 के आसपास का हमें पी नज़र आएगा। और इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिस्टेड प्लेयर भी नज़र नहीं आएंगी। तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ हमें 2 प्लेयर ऐसी है जो काम करती हुई दिख रही है। और इस कंपनी को देखेंगे, प्लेज तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, लेकिन पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है इसको हम सस्ता नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ओवर वैल्यूड कंपनी हमें नज़र आती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर बाय ईयर ये कंपनी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आ रही है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 17-18% का करेक्शन है, लेकिन इस कंपनी का जो नेचर है ये नेचर ही बहुत स्लो है और इनका बिजनेस भी वैसा ही है। ये चीज़ आप जानिए कि जो ये कंपनी काम करती है, अगर आप सोचोगे कि मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाए तो ऐसा इसका बिजनेस ही नहीं है। इसका काम ही ऐसा है कि बहुत ही धीमे ऊपर जाना। तो उसके पीछे का आप लॉजिक और साइंस को आप समझिए, आप स्टडी कीजिए,
डीपली स्टडी कीजिए तो आपको समझ में आएगा। वहीं पर अगली कंपनी को हम देखेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ये एक आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस कंपनी है। ये कंपनी यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कई क्लाइंट को सर्विस देती हुई नजर आती है। प्रमोटर के पास 28% का पोजीशन है, पब्लिक के पास 35% का पोजीशन है, एफआई और डीआईज के पास भी स्ट्रांग होल्डिंग है। मार्केट कैप 8,735 करोड़ का है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें और भी हार्ड वर्क करने का और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। और इस कंपनी को हम देखेंगे तो 19 के पी पर कंपनी काम कर रही है और इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 25 का है, यानी कि ये कंपनी इंडस्ट्री के पी से निचले स्तर पर काम कर रही है। प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, लेकिन पिग रेशियो के हिसाब से इसका वैल्यूएशन महंगा है, यहाँ तक कि ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अच्छी बात यह है कि नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो ये मैनेजेबल है, तो ये भी एक अच्छी बात बन जाती है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो ये कंपनी टॉप से 63% के करेक्शन में खड़ी हुई नजर आती है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अर्चन केमिकल को देखेंगे तो ये कंपनी एक स्पेशलिटी मरीन केमिकल्स कंपनी है। कंपनी ब्रोमाइन, इंडस्ट्रियल साल्ट्स और सल्फेट ऑफ पोटाश मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसी सेक्टर में कुल मिलाकर जो केमिकल वाला सेक्टर होता है, जैसे ब्रोमाइन, इंडस्ट्रियल साल्ट, सल्फेट ऑफ पोटाश टू कस्टमर्स अराउंड ऑफ द वर्ल्ड। कुल मिलाकर के जो कस्टमर्स है ये वर्ल्ड में है, ये सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और प्रमोटर और पब्लिक के पास देखेंगे तो कुल मिलाकर इनका जो पोजीशन है 60-63% का है। वहीं पर एफआईज और डीआईज को हम देखेंगे तो 40% के आसपास का, 35-40% का पोजीशन हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर हम इस कंपनी को देखेंगे तो मार्केट कैप छोटा है, यानी कि आसमान खुला हुआ है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि छोटी कंपनियों में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी आज के दौर में अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी हुई है। आरओसी आरओई ओके बोल सकते हैं। 48 के पी पर कंपनी का कारोबार है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पर हमें देखने को मिलेगी। वहीं पर प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 9% के आसपास का हिस्सा इनका प्लेज भी है, तो ये भी रिस्क वाला फैक्टर बन जाता है। और पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये भी निगेटिव ही है। रिजर्व देखेंगे तो 1879 करोड़ का है, 281 करोड़ का कर्जा है। नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो बहुत कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इस कंपनी पर भी हमें रिसर्च जरूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। गोकुल दास एक्सपोर्ट को हम देखेंगे तो इनका बिजनेस क्या है, जो चिल्ड्रेंस होते हैं और जो वुमेंस होती है, मेंस होते हैं, इनके जो क्लॉथेस होते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लॉथेस होते हैं उसमें ये कंपनी एक रिटेलर्स का काम करती है, तो एक फैशन ब्रांड भी इनका है। तो वर्ल्ड स्तर पर ये कंपनी काफ़ी मजबूती से काम करती हुई देखने को मिलती है। एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 51 के पी पर है। इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी काम करती है। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो ये हमें हैरान ज़रूर करता है, बिकॉज 96% का आसपास का जो पोजीशन है ये प्लेज है, जो हिस्सा है शेयर का जो प्रमोटर का ये प्लेज है। पिग रेशियो के हिसाब से हमें बहुत महंगे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो कई सारे फैक्टर इस कंपनी में है जो निगेटिव पॉइंट को भी दर्शा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पर इस कंपनी को भी देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में, वहीं पर पिछले कई सालों से एक ही जगह पर काम कर रही है, तो रिटेल फेवरेट कंपनी तो ये नहीं मानी जाती है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।